दो आर्टिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आर्टिकल 325, ये दो आर्टिकल्स हैं, इनको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। 325, आइए 325 को समझते हैं। आर्टिकल 325 में दो बातें हैं। आर्टिकल 325 में एक बात कहती है कि सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी। साधारण निर्वाचक नामावली का मतलब होता है साधारण निर्वाचक नामावली। साधारण निर्वाचक नामावली, इसको इंग्लिश में कहा जाता है जनरल इलेक्टोरल रोल। जनरल इलेक्टोरल रोल। साधारण निर्वाचक नामावली 325 में कहा गया है कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं किसी के लिए अलग निर्वाचक नामावली नहीं होगी, सबके लिए साधारण निर्वाचक नामावली होगी। साधारण निर्वाचक नामावली का मतलब होता है सारे लोगों के लिए एक ही इलेक्टोरल रोल होगा। इलेक्टोरल रोल का मतलब जिसमें उनके नाम लिखे जाते हैं। साधारण निर्वाचक नामावली होगी। अब देखिए, निर्वाचक नामावली दो तरह की हो सकती है। एक होती थी सेपरेट इलेक्टोरल रोल। सेपरेट इलेक्टोरल रोल यानी कि पृथक निर्वाचक नामावली। और आपने इसको पक्का पढ़ा होगा स्वतंत्र भारत के पहले 1909 और 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1909 में तो आ ही गई थी और 1919 में और धर्मों के ऊपर भी इसको लागू किया गया था। तो वो था सेपरेट, यानी सेपरेट इलेक्टोरल रोल का मतलब ये होता था कि मुस्लिम्स को केवल मुस्लिम्स इलेक्ट करेंगे, मुस्लिम्स को केवल मुस्लिम्स इलेक्ट करेंगे, सिख को केवल सिख इलेक्ट करेंगे। ये सेपरेट इलेक्टोरल रोल था। और इवन जब डॉक्टर अंबेडकर जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आप जानते ही हो मॉडर्न हिस्ट्री में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने ये तक कह दिया था कि दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेपरेट इलेक्टोरल रोल है तो सवाल ये उठता है कि सेपरेट इलेक्टोरल रोल का कॉन्सेप्ट अंग्रेज लाए क्यों थे। ये सेपरेट इलेक्टोरल रोल अगर है, इसका सीधा जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी पर पड़ेगा, यानी भारत की एकता और अखंडता पर पड़ेगा। तहस नहस हो जाएगी एकता और अखंडता। आपको पता ही है कि पहले 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिमों ने सबने साथ लड़ा, उसके बाद भी कई सालों तक के साथ में रहे, लेकिन 80s 90s जो 1890 का दशक था, उसके बाद में जो 1905 और 6 वगैरह में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, तो उसमें एक चीज आपने पढ़ा होगा कि हिंदू मुस्लिम की एकता को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने ये चाल चली थी। और वैसे भी जो जिन्ना था वो तो चाहता ही था कि मुस्लिम एकदम अलग होकर लड़े और हिंदू अलग होकर लड़े, लेकिन इसमें बाद में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने दोनों को एक लाने की कोशिश भी की थी। इसके ऊपर कम्युनल अवार्ड वगैरह भी है, पूना पैक्ट वगैरह भी हुआ था। पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। तो ये होता है सेपरेट, यानी पृथक निर्वाचक नामावली कि अलग अलग धर्म के आधार पर निर्वाचक नामावली बनाई जाएगी। मुसलमानों के लिए अलग होगी तो मुस्लिम को मुस्लिम ही चुनेंगे। इससे क्या होगा, इससे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में बहुत यूनिटी आ जाएगी, मगर ओवरऑल यूनिटी खंडित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये है सेपरेट। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कहा गया कि पहली बात तो ये सेपरेट इलेक्टोरल रोल की अवधारणा हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने मॉडर्न इंडिया में, यानी कि जो अगर आप स्वतंत्रता के बाद के भारत की बात करें, तो भी डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत करी थी कि दलितों के लिए, मुस्लिम्स के लिए नहीं, दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। लेकिन मना कर दिया गया था कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है और यूनिटी इंटीग्रिटी को खंडित कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है। तो 325 की पहली बात हो गई कि एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी। इतना समझ में आ गया होगा। आगे कहा गया कि धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और नस्ल के आधार पर किसी भी व्यक्ति का नाम
ना तो निर्वाचक नामावली में शामिल किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, ना तो निर्वाचक नामावली में शामिल किया जाएगा और ना ही निर्वाचक नामावली से एक्सक्लूड किया जाएगा यानी हटाया जाएगा। इसको कहते हैं अपवर्जित करना। एक्सक्लूजन का मतलब होता है अपवर्जन, इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल करना। तो धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और मूल वंश के आधार पर किसी का नाम ना तो निर्वाचक नामावली में शामिल किया जाएगा और ना ही निकाला जाएगा। यानी कि ये जो 325 है हमारा, ये सेकुलरिज्म को और मजबूत बना रहा है। ये भारत में पंथ निरपेक्षता की जो धारणा है उसको और मजबूत बना रहा है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कौन कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो मजबूत कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें आप आर्टिकल 325 का भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि 325 में कहा गया कि धर्म के आधार पर ना किसी व्यक्ति का नाम इस निर्वाचक नामावली में शामिल किया जाएगा और ना ही किसी व्यक्ति का नाम इस निर्वाचक नामावली से हटाया जाएगा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। तो अगर धर्म के आधार पर भेदभाव करने से मना किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम सेकुलरिज्म की धारणा को और मजबूत कर रहे हैं। तो ये है आपका आर्टिकल 325। क्लियर हो गया होगा 325 में। 325 में दो बातें याद रखिएगा, एक साधारण निर्वाचक नामावली, दूसरा इन चार आधारों पर किसी भी व्यक्ति का नाम ना ही शामिल किया जाएगा ना ही बाहर निकाला जाएगा। ये आर्टिकल आपका 325 है। लिख लीजिएगा, अगर आपको ग्राउंड लिखने हो लिख लीजिएगा, धर्म, जाति, मूल वंश, और लिंग। अब बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 326 के ऊपर। आर्टिकल 326 के ऊपर ये दोनों ही आर्टिकल्स कहीं ना कहीं राजनीतिक समानता को दर्शा रहे हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी को दिखा रहे हैं। आर्टिकल 326 कहता है, बेसिकली आर्टिकल 326 जो है वो राइट टू वोट के बारे, ये राइट टू वोट के ऊपर है। राइट टू वोट, मताधिकार की बात कर रहा है। इसमें कहा गया हर वो नागरिक जो 18 साल के ऊपर का है और भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है, यानी कि हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 साल के ऊपर का है, उसे वोट देने का अधिकार होगा। ही शैल हैव द राइट टू वोट, इसे मताधिकार होगा, इसे मत देने का अधिकार होगा। भारत का नागरिक हो, 18 साल की आयु एज पूरी कर चुका हो, तो उसे वोट देने का राइट होगा। ये बात लिखी है आर्टिकल 326 में। आगे कहा गया उसे संविधान द्वारा, उसे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा या भारत के किसी कानून के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर मत देने से, वोट देने से डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो, डिस्क्वालीफाई अनर्ह ना किया गया हो। ना किया गया हो। अब यहां पे आधार कौन कौन से हैं? नंबर 1 अनिवास, अनिवास। नंबर 2 उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन रेसिडेंस, अनिवास। नंबर 2 वित्त चिकृत यानी कि अनसाउंड या पागल, अनसाउंड या पागल, चित्त विकृति भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे क्राइम, उसके बाद भ्रष्ट आचरण, करप्ट प्रैक्टिस। इन चारों में से किसी के आधार पर अगर भारत के संविधान ने या किसी भी कानून ने
इन चारों में से किसी के आधार पे अगर किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो तभी उसके पास वोट देने का राइट होगा, यानी कि वोट देने का राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। मताधिकार आत्यंतिक रूप में नहीं मिला हुआ है, मताधिकार के ऊपर भी देखिए सीमाएं लगी हुई हैं। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर नॉन रेसिडेंस अनिवास का आरोप लग गया, पागल है या अपराधी क्राइम किया है या करप्ट प्रैक्टिस की है, भ्रष्ट आचरण किया है, तो उसको वोट देने से रोका जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। तो ये है आपका आर्टिकल 26। यही आर्टिकल 26, इसी आर्टिकल 26 में एक कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का या सफरेज का। याद करिए, मैंने पढ़ाया था आपको, प्रीएम्बल की क्लास में सब डिस्कस किया था। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत, यानी हर उस व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, उसे वोट देने का राइट होगा। लेकिन इन 4 आधारों पर अगर वो किसी में भी डिस्क्वालीफाई हो रहा है, अब वो ये जो आधार बताए गए ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने बताए हैं आर्टिकल 326 में, और इनको लागू करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाती है। तो लॉ कौन सा है भारत में? उस कानून का नाम है जन प्रतिनिधित्व कानून, आरपीए, जन प्रतिनिधित्व कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उस कानून के तहत साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके पास वोट देने का राइट नहीं होगा अगर इन कंडीशंस में वो इन चारों में किसी में भी वो आता है। तो ये है आर्टिकल 326। तो आर्टिकल 325 और 326 मिलके क्या करते हैं? ये दोनों राजनीतिक समानता के हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी के हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक समानता, याद रखिएगा, राजनीतिक समानता का मतलब होता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति एक वोट, उसका एक मूल्य। ये है राजनीतिक समानता और ये है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 326। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसलिए मैंने इनको डिटेल में डिस्कस किया।